Hello everyone, welcome back to my channel. So myself Dr. Shreya Sharma, MPT Neuro. So today we will discuss about plantar fasciitis. So if you want to take personal classes from me or notes for any particular topic, so you can contact me through the mail, that is physiotherapyclasses09@gmail.com. Now moving on to our topic, plantar fasciitis. So I have divided this topic into three parts. So in this particular video we will cover about the definition of plantar fasciitis, its etiology and the clinical features of it. So part 1, plantar fasciitis. So it is what is plantar fasciitis? So basically it is the inflammation of the plantar fascia. अब ये जो plantar fascia होता है बच्चों, this structure is found in our feet, at the sole of our feet. ठीक है. So plantar fascia undergo a form of pathological degeneration. ठीक है. It goes under pathological degeneration which is known as plantar fasciitis. It is also known as painful heel syndrome, heel spur syndrome and the runner's heel. So plantar fasciitis is a musculoskeletal disorder primarily affecting the facial enthesis. So this is a diagram of the plantar fascia. So you can see its lateral part, central part, medial part and the length and the width of the plantar fascia. So in this particular video, I am not covering about the anatomy of the plantar fascia. I am just covering the topic plantar fasciitis. So in order to study or order to understand plantar fasciitis, you need to have a proper understanding of the anatomy and the biomechanics and the normal working of the plantar fascia, normal functioning of the plantar fascia. नाउ सो व्हाट इज प्लांटर fasciitis? अगर मैं आपको बोलूँ कि आप डिफाइन करो उसको, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज़ एन एंथिसियोपैथी of the origin of the plantar fascia at the medial tubercle of the calcaneus. It leads to inflammation of the thick tissue that creates the arch of the foot. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, मतलब इन्होंने बहुत अच्छे टर्म्स में डिस्क्राइब किया है व्हाट इज प्लांटर फेशियाइटिस. सो बेसिकली इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लांटर फेशिया, जो कि आपको कहाँ पाया जाता है? एट द सोल ऑफ योर फुट, जो कि आपकी नॉर्मल आर्च को मेंटेन करने में, आपको नॉर्मल वॉकिंग में इट हेल्प्स. एपिडेमियोलॉजी की बात करें, सो इट कंप्राइजेज 80% कॉजेज ऑफ द क्रॉनिक हील पेन इन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स. इट मेक्स अप टू 11 to 15% ऑफ द फुट सिम्टम्स रिक्वायरिंग प्रोफेशनल केयर एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 10 में से एक व्यक्ति के पैर में प्लांटर फेशियाइटिस कभी ना कभी उसके लाइफ टाइम में डेवलप होता ही होता है. अब हम इटियोलॉजी की बात करें बच्चों प्लांटर fasciitis की, तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. इंट्रिंसिक फैक्टर्स की बात करें तो जो डिपेंड करते हैं अपॉन द इंडिविजुअल, ठीक है, जैसे कि उसकी एज कितनी है, बॉडी वेट कितना है. अगर ही इज़ मोर ओबीस है तो उसको प्लांटर fasciitis होने के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ हिज ओवरवेट. पेस प्लानस है, पेस केवस है, सबटाइलर जॉइंट प्रोनेशन है, अनइक्वल लिम्ब लेंथ है, फेमोरल टिबियल टॉर्जन है, टिबियल एंड सबटेलर वेरम है, टाइट टीए है, इंक्रीज प्लांटर फ्लेक्शन है, वीक प्लांटर फ्लेक्सर मसल्स एंड हील पैड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इन सब की वजह से द पेशेंट और द पर्सन माइट लीड टू प्लांटर fasciitis. ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें हों, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ होगी तो ही होगा. देयर कैन बी अ कॉम्बिनेशन. ठीक है. एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा बच्चों? फुटवेयर हो गया, वो जिस सरफेस पे चलते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सा एक्टिविटी करते हैं वो, उस एक्टिविटी की फ्रीक्वेंसी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, इंटेंसिटी क्या है. जैसे मान लो कोई रनर है, एथलीट्स हैं, तो उनको जो भागते हैं रनर्स, उनको एथलीट्स, उनको प्लांटर fasciitis होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सेडेंटरी पर्सन. सेडेंटरी पर्सन जो होता है वो बैठा रहता है ज़्यादा. जैसे कोई ऑफिस गोइंग इंडिविजुअल है, ठीक है, तो उसकी जॉब कैसी है? बैठे रहने की है ज़्यादा, है ना, तो उसको लो बैक एक ज़्यादा हमें देखने को मिलता है. सो इट वेरीज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर ऑक्यूपेशन. Although the etiology of plantar fasciitis is multifactorial, so बहुत सारे multiple factors पे depend करती है. We cannot say कि हाँ this is the one particular reason that this person is having plantar fasciitis, right? So mechanical overload has been cited as the principal factor involving the development of the condition. पर mechanical overload, अब वो चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे person overweight हो या उसको pes planus हो, pes cavus हो, तो in turn ये क्या कर रहे हैं, उसको mechanical strain दे रहे हैं. ठीक
ठीक है, जिसकी वजह से प्लांटर फेशियाइटिस डेवलप हो रहा है। सो मैकेनिकल ओवरलोड और द मैकेनिकल स्ट्रेन इज द प्रिंसिपल कॉज फॉर द प्लांटर फेशियाइटिस। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे बच्चों इसके? 30% केसेस में इट इज़ यूनिलेटरल, एक ही पैर में होगा। 70% केसेस में इट इज़ बायलेटरल, दोनों पैर इन्वॉल्व होंगे। जो एक्लीस टेंडन है 80% केसेस में उसकी टाइटनेस देखने को मिलती है। टेंडरनेस रहती है अलोंग द मीडियल ट्यूबरोसिटी। माइल्ड स्वेलिंग भी हो सकती है वहाँ पे। क्रॉनिक स्ट्रेस है यानी क्रॉनिक ओवर स्ट्रेन है, मैकेनिकल स्ट्रेन है, तो इट लीड्स टू थिकनिंग ऑफ द प्लांटर फेशिया। प्लांटर हील पेन रहता है पेशेंट को, ठीक है, जो कि कहाँ पे लोकलाइज रहेगा? ओवर द मीडियल कैल्केनियम ट्यूबरोसिटी एंड इमिडिएटली डिस्टल रीजन। पेन में ऑल्सो भी रिपोर्टेड इन द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। आपको पता है हमारी जो बॉडी है, हमारा जो फुट है, उसमें आर्चेज होते हैं और हमने उसको दो तरीके से डिवाइड किया है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो जब हम लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करते हैं तो मीडियल एंड लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च जाती है, तो ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को अफेक्ट करता है। द पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन in the medial side of the heel, most noticeably with initial steps after a period of inactivity, and usually lessens with increasing level of activity during the day, but will tend to worsen towards the end of the day. अब सिम्टम्स जो हैं प्लांटर फेशियाइटिस के, ये कैसे डिस्क्राइब किए जाते हैं? पेशेंट आपको टिपिकली आके क्या बोलेगा? एज अ फर्स्ट स्टेप पेन और पोस्ट स्टैटिक डिस्काइनेसिया। ठीक है, जैसे कि पर्सन बोलेगा मैं कि सुबह सो के उठता हूँ और जैसे ही अपना पैर ज़मीन पे रखता हूँ मुझे दर्द होता है, यानी कि एक पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी के बाद जैसे ही पेशेंट वेट बेयरिंग में जाएगा तो उसको पेन होगा। सच राइजिंग फ्रॉम बेड इन द मॉर्निंग, राइट? सिम्टम्स में बिकम वर्स फॉलोइंग प्रोलॉन्ग वेट बेयरिंग एंड ऑफन प्रेसिपिटेटेड बाय इंक्रीज इन वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़। और वो जितनी ज़्यादा वेट बेयरिंग करेगा उतना ज़्यादा उसको दर्द बढ़ने लगेगा। अब यहाँ पे आता है बच्चों एक विंडलास मैकेनिज्म, तो इसको हम जैक्स टेस्ट भी कहते हैं। जो पेन है इट कैन बी ट्रिगर अपॉन डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट विच फर्दर स्ट्रेचेस द प्लांटर फेशिया। यानी कि अगर मैं पेशेंट के टो को खींचूंगी, डोर्सीफ्लेक्स करूंगी, तो जो प्लांटर फेशिया है वो स्ट्रेच होगा, जिसकी वजह से जो पेन है वो पेशेंट का और बढ़ जाएगा। सो ड्यूरिंग दिस टेस्ट हैलक्स एक्सटेंशन यानी कि टो एक्सटेंशन प्रोड्यूसेस अ टेंशन इन द प्लांटर एपोन्यूरोसिस विच ब्रिंग्स द कैल्केनियम क्लोजर टू द मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट। विंडलास मीन्स द टाइटनिंग ऑफ अ रोप और अ केबल। तो हमारी बॉडी में देयर इज टाइटनिंग ऑफ द प्लांटर फेशिया, प्लांटर एपोन्यूरोसिस, हेंस द नेम विंडलास। सो द विंडलास मैकेनिज्म डिमॉन्स्ट्रेटेड पैसिवली, ठीक है, कि एक हैलक्स एक्सटेंशन प्रोड्यूस की गई है तो प्लांटर एपोन्यूरोसिस में टेंशन आ गई है, विच ब्रिंग्स द कैल्केनियम एंड द मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट्स क्लोजर। नाउ द विंडलास मैकेनिज्म जब पेशेंट एक्टिवली कर रहा है, ठीक है, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो। सो द एक्टिवेशन ऑफ फिबुलारिस लॉन्गस एंड tibialis posterior muscle collaborates in maintaining the plantar arch and for adequate triceps surae function and ankle stabilization. So this is the active and passive Windlass mechanism. These are the references which I have used in this particular part of one of plantar fasciitis. So if you have any doubt, you can ask me in the comment section. I will try to answer that to the best of my knowledge. Part 2 and part 3, we will get into further deep into the plantar fasciitis. Thank you.